जी हां, तो जैसा हमने आपको कहा, महाराष्ट्र में अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के बीच शरद पवार के देशमुख प्यार की करेंगे आज कवर स्टोरी में पड़ताल। दूसरी कवर स्टोरी में बात करेंगे असम में अस्मिता पर छिड़ी हुई है जंग, आखिर क्यों। साथ ही साथ तीसरी कवर स्टोरी में जानेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान में फिलहाल जो शांति दिख रही है इसके पीछे यूएई है क्या। और आखिर में बात करेंगे आप और हमसे जुड़ी हुई खबर, 2 बूंद की कीमत आखिर क्यों समझना है जरूरी। तो सबसे पहले बात कवर स्टोरी में महाराष्ट्र की, जहां एंटीलिया केस में कंफ्यूजन दूर होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कौन किसके साथ है, किसके खिलाफ, यह गुत्थी उलझती जा रही है। और पहले मामले के केंद्र में थे सचिन वजह और अब सेंटर में आ गए हैं अनिल देशमुख। जी हां, मुंबई कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद विपक्ष ने देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। शरद पवार ने इस मामले में अनिल देशमुख का बचाव किया है। शरद पवार ने क्या कहा, यह आपको बताते हैं। शरद पवार ने कहा कि परमबीर ट्रांसफर किए जाने की वजह से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पवार ने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा कि अनिल देशमुख 6 फरवरी से 15 फरवरी तक नागपुर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे, अपना इलाज करा रहे थे। इसके बाद देशमुख 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम क्वारंटाइन हो गए और नागपुर में थे। पवार ने कहा कि परमबीर सिंह ने फरवरी मध्य में सचिन वजह और अनिल देशमुख के बीच मुंबई में मुलाकात होने की बात कही थी और इसका खंडन इस तरह से उन्होंने किया, ये बातें कह के। इसी के आधार पर पवार ने देशमुख का बचाव भी किया। इधर जैसे ही पवार का यह बयान सामने आया, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पवार पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर परमबीर की चिट्ठी शेयर करते हुए लिखा कि चिट्ठी में दिए गए सबूतों से पता चलता है कि मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिर में थी। और यही नहीं, अगर मीटिंग की बात मध्य में अगर आई थी और यह कहा जा रहा था कि वो होम क्वारंटाइन थे, तो बीजेपी ने देशमुख का पुराना वीडियो भी शेयर किया, ट्वीट शेयर किया, जिसमें वो उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 15 फरवरी के इस वीडियो पर फिर देशमुख ने सफाई दी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए थे क्योंकि पत्रकार उन पर लगातार दबाव बना रहे थे, इसलिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और यही नहीं, महाराष्ट्र का यह मामला आज संसद के दोनों सदनों में भी गूंजा। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। अगर जन के राज में और जिनका विश्वसनीय आदमी ही अगर उनका जो हैंडल है एक तरह से, उसी को वही अगर प्लांट करता है और ये एटीएस का ही आरोप है, तो ये क्या दर्शाता है, स्थिति क्या है। और अगर पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री कैसे वसूली करता है यह अगर बताता है तो उसके साइन से ही आया है ना पत्र। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति का मसला संसद में भी गूंजा, तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन अब सेंटर में आ गए हैं अनिल देशमुख वर्सेस परमबीर सिंह। क्या आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, जरा फटाफट से आपको आसान भाषा में समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो परमबीर वर्सेस देशमुख का इस कहानी में परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी, उसको लिखकर सबसे पहले बवाल खड़ा हुआ कि देशमुख पर उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए कि वो 100 करोड़ की वसूली का दबाव बना रहे थे सचिन वजह पर। वजह को अनिल देशमुख का संरक्षण था, ये परमबीर सिंह का कहना है।
देशमुख ने वजह को 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। जैसा कि ये दिन भर लगातार कई दिनों से ये मामला जो है गरमा रहा है, तो ये वो चिट्ठी है जिसमें परमबीर सिंह ने आरोप लगाए हैं। सीएम के नाम पर फंड कलेक्ट करने के लिए कहा गया था। परमबीर सिंह ने ये आरोप लगाए हैं और इसका पलटवार भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन परमबीर सिंह की चिट्ठी ने राजनीतिक घमासान मचाया हुआ है। देशमुख अफसरों को पैसों का कलेक्शन करने के लिए कहते थे और ठीक यही आरोप आज संसद में भी गूंजे कि किस तरह से गृह मंत्री अगर अपने मातहतों को वसूली के लिए कह रहा है तो यह मामला गंभीर है। गृह मंत्री ने कई मामलों की जांच अपने हिसाब से करवाई। यह परमबीर सिंह का कहना है कि जो महत्वपूर्ण मसले थे उनकी जांच वो ट्विस्ट करना चाहते थे। सांसद मोहन डेलकर की मौत की जांच सुसाइड के एंगल से करना चाहते थे। तो यानी कि सांसद मोहन डेलकर जिनकी मौत का मसला भी कुछ दिनों पहले मुंबई में गूंजा भी था, वहां वो सुसाइड के एंगल से जांच करवाना चाह रहे थे। गलत कामों को छुपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया, ये परमबीर सिंह का कहना है। तो यही वो चिट्ठी है जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है, जिस पर अब शरद पवार ये कह रहे हैं कि परमबीर सिंह की क्योंकि कुर्सी चली गई इसलिए बचाव में वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन पवार जिन पर लगातार ये दबाव बन रहा था कि वो कुछ बोलें, वो अब देशमुख का बचाव खुलकर कर रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है? राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राजीव, पहले तो पवार कहते हैं कि उन पर लगे हुए आरोप, देशमुख पर लगे हुए आरोप गंभीर हैं। शिवसेना भी कहती है कि ये आरोप सरकार पर धक्का है, लेकिन अब पवार खुलकर बचाव कर रहे हैं। पवार का देशमुख प्यार, इसकी वजह? देखिए दीपक, इसे पवार का देशमुख प्यार नहीं कहा सकता है, इसे यही कहा जा सकता है पवार का सत्ता का प्यार। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये बड़ी मुश्किलों से सत्ता हाथ में लगी है और तीनों पार्टियों की सरकार यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, किसी भी हाल में वो नहीं चाहते हैं कि सत्ता से कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर निकले या इस आरोपों के जरिए तो उनके हाथ से सत्ता ध्वनि पड़े। आपको याद होगा जिस तरीके से धनंजय मुंडे पर आरोप लगे थे, धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं दिलाया गया। धनंजय मुंडे के खिलाफ तो जांच कर दी गई कि जांच हो रही है और जांच के बाद धनंजय मुंडे आज भी अपने पद पर आसीन है, मंत्री पद पर आसीन है। वही हाल हुआ कि अनिल देशमुख को भी उसी तरह से रीइंस्टेट किया गया, यानी फिर से उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए हर बात कही गई। अनिल देशमुख की तरफ से जिस तरीके से ये तर्क दिए गए कि जब जब आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी फरवरी महीने में वो 27 तारीख तक होम क्वारंटाइन और कोरोना से ग्रसित थे, इसलिए उन्होंने कभी किसी से मिल ही नहीं पाए हैं। जो सचिन वजह से मिलने की बात कही जा रही है, वो कहा यही जा रहा है कि 15 तारीख तक तो वो नागपुर में थे, अपने हॉस्पिटल में। नागपुर से आने के बाद अपने घर पे थे वहां नागपुर में, इसलिए यहाँ ज्ञानेश्वरी में मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर परमबीर सिंह कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। लेकिन ये मैं कह दूं आपको कि परिवार का जो प्यार है सत्ता में बनाए रखने के लिए, सत्ता में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसीलिए देशमुख को वो बाहर नहीं करना चाहते हैं। अब परमबीर का अब रुख क्या लग रहा है? परमबीर लग रहा है कि अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। कहां तक ये लड़ाई जाएगी परमबीर की? देखिए, जिस तरीके से वो परमबीर ने हाईकोर्ट में मूव करने की बात कही है, वो साफ साफ है कि आर पार की लड़ाई अब सामने खुल चुकी है। जिस तरीके से परमबीर को यहाँ लाया गया था, परमबीर आए थे थाने पुलिस कमिश्नर से, फिर इसके बाद डीजी जो एंटी करप्शन, इसके बाद यहाँ आए हैं। तो परमबीर को जो पोस्ट दिया गया था वो इसी सत्ता के जरिए या इससे पहले जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उस वक्त आ गए थे। लेकिन अब परमबीर जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि परमबीर का जो रिट पिटीशन पढ़ेंगे, रिट पिटीशन में साफ साफ कहा गया है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेहद संगीन आरोप है और ये मेरे करियर को लेकर पूरा विश्लेषण कर रहा है। यानी मेरे इतने दिनों के 32 साल की जो नौकरी है या इतने दिनों की नौकरी को लेकर इस तरीके की बात कही जा रही है और मैं हर वक्त पर अच्छे काम या अपना बेहतर दे चुका हूं और इस वक्त मुझे ये कहा जा रहा है। तो ये बात को लेकर, क्योंकि परमबीर को वो बात चुभी है जिस पर यह कहा गया है कि परमबीर ने यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ऐसी वो गलती की है जो क्षमा करने लायक नहीं है। इस मामले में परमबीर अपने आप को साफ रखना चाहते हैं और ये आर पार की लड़ाई को खुलकर लड़ना चाहते हैं। लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का मूव कर चुके हैं, कई सबूत भी दे रहे हैं।
जो व्हाट्सएप चैट है उस चैट के सबूत भी दे रहे हैं। जो डीसीपी और एसीपी से जो बातचीत हुई है उस बातचीत तो का सबूत एक आपका जमाने है में कि किस शिवसेना तरीके और से एनसीपी के बेहद करीब माने जाने वाले परमबीर अब खुद सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। राजनीति किस करवट लेगी, क्या करवट लेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं चुनावों की। पश्चिम बंगाल में चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी ने अब असम में ताकत झोंक दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने असम में रैली की और असम की अस्मिता का सवाल उठाया और इस मसले पर जमकर कोसा कांग्रेस को। जानते हैं कि असम के धेमाजी की रैली में कैसे कांग्रेस पर वो निशाना साधते नजर आए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आने का मतलब है अशांति आना। शाह ने कहा कि 10 साल तक कांग्रेस का शासन था तो गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे। 5 साल पहले बीजेपी सरकार आई तो उसके बाद से असम में शांति है। शाह ने कहा कि असम की अस्मिता की बात करने वाली कांग्रेस घुसपैठ तक नहीं रो पाई। असम की अस्मिता को वो क्या खाक बचाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां रैली की। डिब्रूगढ़ की चुनावी सभा में जेपी नड्डा ने कहा कि चुनावी मौसम में सभी वादे कर रहे हैं लेकिन असम की अस्मिता को सिर्फ बीजेपी ही सुरक्षित रख सकती है। आपको बताएं कि अस्मिता का सवाल दरअसल प्रियंका गांधी के उस चुनावी भाषण से उठा है जिसमें प्रियंका ने बीजेपी पर असम की अस्मिता को छीनने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा था कि कांग्रेस एक विचार है, विचारधारा है, गांधी परिवार मायने नहीं रखता, एक सोच है, लेकिन बीजेपी ने असम की अस्मिता से खिलवाड़ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हम एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं असम में और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 5 साल में विकास के साथ घुसपैठ को भी हमने खत्म किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस का बड़ा नुकसान करेगा। पूरा आसाम इस अलायंस को ध्यान से देख रहा है कि आसाम में बदरुद्दीन को साथ में रखकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि हम फिर से घुसपैठ बढ़ाएंगे, हम फिर से आतंकवाद को बढ़ाएंगे। एक जमाने में कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ कहा करते थे हु इज बदरुद्दीन। आज कांग्रेस पार्टी वो भूल गई है। हमने 5 साल के अंदर आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाया, आंदोलन मुक्त बनाया, कर्फ्यू मुक्त बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, घुसपैठ रोक दी गई है और कांग्रेस अब फिर से एक बार बदरुद्दीन को साथ में रखकर घुसपैठ बढ़ाना चाहती है। एक अजीब प्रकार की सेक्युलर पार्टी है। और असम की राजनीति पर बातचीत करने के लिए अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकुश जी, एक जमाना था जब असम में घुसपैठ की राजनीति बड़ा प्रमुख मुद्दा हुआ करती थी और बीजेपी इसी राजनीतिक परिदृश्य से उभरती हुई सामने आई थी, लेकिन एनआरसी के बाद जो विवाद हुआ उसके बाद लगा कि घुसपैठ का मसला अब शायद कहीं खत्म हो गया है। लेकिन अब अस्मिता और घुसपैठ का मसला फिर से उठ रहा है असम में। क्या ये प्रासंगिक है अभी? नहीं, निश्चित रूप से प्रासंगिक तो है क्योंकि सीए एनआरसी जिसके लिए किया गया था, जहां से पूरी शुरुआत हुई थी, वहां पर निश्चित रूप से उसमें एक पक्ष ऐसा है जिसको उसका नुकसान होने वाला है और वो वही पक्ष जो है इस बात को आगे बढ़ा रहा है कि साहब सीए और एनआरसी से जो है असम की लागू होने से असम की अस्मिता को नुकसान होगा, असमी बोलने वालों को नुकसान होगा और इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं, जबकि वहाँ बहुत स्पष्ट है कि उससे एक असम की अस्मिता बढ़ेगी, बनेगी। असम की अस्मिता को लेकर के इसलिए बड़ा रोचक सवाल कांग्रेस को लेकर के उठाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अभी जिससे समझौता किया है अजमल की पार्टी से, वो क्या है, वो बिल्कुल ही देश भारतीय जनता पार्टी उसको देश विरोधी करार करती है। और क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वहां पर एक नए समीकरण का जन्म हो रहा है और अजमल जो है वो एक बहुत ही आक्रामक रूप के प्रवक्ता माने जाते हैं और असम में ये समस्या बहुत ज्यादा है कि वहाँ बंगाली मुस्लिम जो है, जो बंगाल से आकर के यहाँ बस गया है, उसको लेकर के भी बहुत सारे बातें की जाती हैं। तो अस्मिता का सवाल कहने के लिए एक बड़ा अजीब सा हो गया है। बिहार, पहले जब बिहार का चुनाव आया तो बिहारी अस्मिता की बात कर दी गई और फिर उसके बाद बंगाल का चुनाव है तो बंगाल में बंगाली अस्मिता अपने आप में, क्योंकि वहाँ की उनकी सांस्कृतिक परंपरा विरासत बहुत बड़ी है, उसी तरीके से असम की भी सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल है, बहुत भव्य है। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा करके
ये उनके उल्टे ही इनके ऊपर पड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरी तरीके से घुमाने की कोशिश की है और उस पर उनको घेरने की कोशिश की है। जिसका नतीजा क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस अब इस पे फंसी हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जिन पक्षों पे कमजोर हो रही थी वो उससे लेकिन उबर अक्कू जी, करके ये बदरुद्दीन अजमल जिनको बीजेपी के नेता असम का दुश्मन अक्सर बताते हैं, क्या इनको साथ रखने से कांग्रेस का नुकसान होगा? नहीं, कांग्रेस का नुकसान देखिए, जो गणित होती है उसमें नुकसान नहीं होता है, गणित में नुकसान नहीं होता है, लेकिन वही है कि अगर मुस्लिम बहुत एक तरफ हो जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वो अपने आप को इस तरीके के और ज्यादा बताने की कोशिश करेगी और वो एक ध्रुवीकरण जो ना चाह करके भी असम में बहुत बड़े स्तर पे हो सकता है। निश्चित रूप से अगर उसमें बंटवारा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन आज की स्थिति में धीरे धीरे जिस तरीके से चुनाव कांग्रेस ने बना दिया है उसमें जो कमियां भी थी भारतीय जनता पार्टी की वो भी छिपने के संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि जो सोनेवाल की सरकार थी उसकी कुछ कमियां रही हैं, उसकी एंटी इनकम्बेंसी मामले रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव को विशुद्ध रूप से हमने पूर्व में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है, बिहार में भी देखा है, जब आप एक तरफा करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा पक्ष भी उसी मजबूती के साथ अपने आप उठ जाता है, जिसको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां इस समय इस स्थिति का जो अस्मिता की बात कह करके कांग्रेस लगता है कि कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल, और एक जमाने में बदरुद्दीन के साथ रिश्तों को लेकर तरुण गोगोई भी उनके रिश्तों की तल्खियां सब सामने आती रहती थी, लेकिन अब नए दौर में कांग्रेस ने बदरुद्दीन के साथ हाथ मिलाया है। देखते हैं कि किस तरह के राजनीतिक समीकरण बदलते हैं कांग्रेस और बदरुद्दीन के साथ आने से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए आपका अक्कू जी। और अब एक और बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हुई इंडिया 360 में आज करेंगे रिश्तों की पड़ताल, और इस रिश्ते की पड़ताल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट आई है। लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ लगातार हमने देखा कि पिघल रही है। दोनों देशों की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब दोनों देश तल्खी को कम कर रिश्तों में मिठास घोलना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक सीज फायर के पालन पर फिर से सहमति बनाने का फैसला भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इस बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बेहतर होते रिश्तों के पीछे यूएई की मध्यस्थता है। जी हां, आइए देखते हैं सबसे पहले रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ने शांति बहाली के लिए काम करना शुरू किया है। इसका रास्ता निकल रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात से, यानी कि यूएई से। यूरोप में रिपोर्ट में कहा गया है कि सीज फायर पर सहमति के ठीक 24 घंटे बाद यूएई के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचे। इसके बाद यूएई की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें भारत के साथ पाकिस्तान के बारे में बात होने के संकेत भी मिले। रिपोर्ट में यूएई के अधिकारियों के नाम नहीं बताने की शर्त पर दावा किया गया है कि सीज फायर पर सहमति के लिए गुपचुप तरीके से वार्ता चल रही थी और यह वार्ता यूएई की मध्यस्थता से हो रही थी। अधिकारी ने कहा कि सीज फायर पर सहमति तो बस एक शुरुआत है। आपस में सहमति हो रही है, दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो रही है, नरमी के संकेत भी दिख रहे हैं। अब हम माने कि आगे शांतिपूर्ण दोनों के संबंध रहेंगे भारत और पाकिस्तान के। हाँ बिल्कुल, देखो ये सारा डिपेंड होता पाकिस्तान के रवैये पे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है वो शांति चाहता है, मगर पाकिस्तान अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद कर देगा तो भारत तो रिलेशन बहुत अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। मगर उनका क्या होगा, जो 40 से 50 हजार आतंकवादी जो इमरान खान के खुद बताया है कि जो पाकिस्तान में है, और जो 400 से 500 आतंकवादी लॉन्च पैड में बैठे हुए, क्या हम ये माने पाकिस्तान उनको भेजना बंद कर देगा? क्या वो अपने जो कश्मीर इश्यू को अभी लो बर्नर पे डालेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि अभी 100 से 150 आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी में, और हमारा ऑल आउट ऑपरेशन जिस प्रकार से चला हुआ है उसमें आपके लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की सारी लीडरशिप खत्म होगी। अगर पाकिस्तान फ्रेश लीडरशिप या फ्रेश कैडर नहीं भेजता तो हम अगले 1-2 साल में
ये आतंकवाद का बिल्कुल काम तमाम कर देंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं ये मजबूरी है, जिस तरह के अंदरूनी हालात पाकिस्तान के हैं, इकोनॉमिकली पूरी तरह से टूट चुका है पाकिस्तान, अब अफोर्ड नहीं कर सकता है भारत के खिलाफ कोई भी आवाज पाकिस्तान, इसलिए उसको झुकना भी पड़ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यूएई की कोशिश हो चाहे वो सऊदी की कोशिश हो, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो रहे हैं, पटरी पर आ रहे हैं। ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए बेहद जरूरी। आप बने रहिए सर हमारे साथ। एक डिफेंस से जुड़ा हुआ एक और रिपोर्ट है जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। दुनिया भर के देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों का बजट आवंटित किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किसकी है? तो इसका जवाब दिया है रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने। मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट ने स्टडी जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया भर में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत की सेना चौथे नंबर पर काबिज है। स्टडी में कहा गया है कि आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका 74 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे पायदान पर 69 पॉइंट्स के साथ रूस है और भारत के 61 पॉइंट्स हैं, चौथे नंबर पर बना हुआ है। इसके बाद फ्रांस है 5वें नंबर पर और यूके यूनाइटेड किंगडम 43 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर है। स्टडी में दावा किया गया है कि अगर कोई लड़ाई होती है तो समुद्री लड़ाई में चीन जीतेगा, हवाई युद्ध में अमेरिका को जीत हासिल होगी और जमीनी लड़ाई में रूस के हाथ जीत लगेगी। बता दें कि मिलिट्री डायरेक्ट की स्टडी में बजट, एक्टिव और इनएक्टिव सैनिकों की संख्या, हवा, समुद्री, जमीनी, परमाणु संसाधन, तमाम मापदंडों को किसी देश की सैन्य ताकत को मापा जाता है। तो ये एक रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन भारत के दमखम को पूरी दुनिया भी मानती है और चीन भी इसका लोहा मानता है। ऐसे में संख्या बल में भले ही चीन ज्यादा हो, खर्चे में चीन ज्यादा हो, लेकिन भारत के दम को कमतर आंकना चीन भी कभी इसकी हिमाकत नहीं करता है। जनरल सिवात साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल साहब, संख्या बल में भले ही चीन हमसे आगे हो, लेकिन दमखम में कहीं टिकता नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो, इसको आपने देखना पड़ेगा। ये मिलिट्री डायरेक्ट की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर कहीं ना कहीं चीन भी एक नंबर 1 पे चला गया है, जबकि यूएस को नंबर 2 पे छोड़ दिया है। और जैसे आप बता रहे थे, सच्चाई है कि इसको नापने का यही तरीका है कि आपकी सैनिक शक्ति, आपके हथियार, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसको मद्देनजर रखा जाता है, जो हवा में भी, जमीन पे भी और समुद्र में। ऐसे में जबकि अमेरिका का बजट है 760 के करीब बिलियन डॉलर है और चीन जो है 260 के करीब करता है और भारत 71 बिलियन डॉलर है। मगर जो है चीन क्या हुआ है, एंड में अपनी जो सबमरीन और जो जिस प्रकार से नेवी की ताकत को बढ़ा है, वो भी एक चिंता का विषय है और हमने भी ध्यान देना है। और भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमें नेवी पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी रखना पड़ेगा इंडो पैसिफिक में, जिस प्रकार से आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत अभी रोल आउट होगा, और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी सोचना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि इसके अंदर आप इंटेंजिबल एलिमेंट नहीं डालते, जैसे बैटल हार्डन। भारत की फौज बैटल हार्डन है और चीन के मुकाबले में ज्यादा अच्छा काम करेगी। मगर यह भी सच्चाई है कि जो चीन है वो बहुत जोरों से बढ़ रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। जिस प्रकार से उसकी सबमरीन, जिस प्रकार से वो एयरक्राफ्ट कैरियर को बढ़ा रहा है, वो एक चिंता का विषय है साउथ चाइना सी में भी और इंडो पैसिफिक में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइनीज आर्मी की साख पूरी दुनिया में क्या है और इंडियन आर्मी पर किस तरह का भरोसा पूरी दुनिया को है, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात होगी। इसलिए युद्ध के हालात में बहुत सारे पलड़े ऐसे हैं जिन पर भारत जो है कम संख्या होने के बावजूद भारी पड़ेगा चीन पर। बहरहाल आपने जैसा सही कहा, क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना होगा, चुनौतियां बढ़ रही हैं, उस दिशा में भारत सरकार काम भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमसे बातचीत करने के लिए और 3 डिग्री विश्लेषण के लिए। और अब इसको हमने रखा है स्टोरी में बात पानी की। आपके घर में पानी खत्म हो जाता है तो आप फौरन परेशान हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपके शहर में या देश में पानी खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? इस वक्त दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यानी कि करीब 400 करोड़ लोगों के जीवन पर पानी का संकट है और इन 400 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ भारतीय भी हैं। इन 100 करोड़ लोगों में आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। आज दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जल बचाने की अहमियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझा है और उन्होंने कहा है कि अब जल को बचाने का वक्त आ चुका है। पीएम मोदी ने जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वर्षा का जल, उसका बेहतर प्रबंधन करके ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम करने का उद्देश्य रखा गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में प्रभावी जल प्रबंधन के लिए हमें कदम उठाने होंगे। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन मामले को भी समझते हैं कि एक्चुअल में इसकी अहमियत क्या है, आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि अब
जल को बचाने का वक्त आ गया है और अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। हालात कितने गंभीर हैं पूरे दुनिया में और देश में, इसको समझने के लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाते हैं। 2 बूंद पानी की कीमत। भारत में 2030 तक 50% पानी की कमी हो सकती है, यह एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कही गई है। आप लगा लीजिए कि 2030 में यानी कि 50% पानी खत्म हो सकता है। भारत अपने सबसे खराब जल संकट का सामना करने के लिए तैयार रहे, इसका बाकायदा नीति आयोग ने चेतावनी भी जारी की थी। अगर हालात नहीं सुधरे तो 2030 तक 40% लोगों के ऊपर जल संकट होगा, नीति आयोग ने कहा था। पानी की वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता कई गुना लगातार घट रही है और अगर अब भी कदम नहीं उठाए तो यह आगे भी घटती रहेगी। 1951 में करीब 5177 क्यूबिक मीटर थी उपलब्धता और 2019 में यह 5177 से घटकर रह गई है सिर्फ 1720। तो आप लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। हिमालयन क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं, जलधाराएं और झरने लगातार सूख रहे हैं। इसकी कई रिपोर्ट्स हमें चेता चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम संभलने का नाम नहीं ले रहे। हिमालय क्षेत्र में 150 वर्ष में 60% प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं और यही वजह है कि एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस भी दिखाई दे रही हैं और पहाड़ों पर लगातार पानी की कमी भी हो रही है। दिल्ली, बेंगलुरु समेत 21 शहरों में भूजल का स्तर बहुत नीचे है और यही स्तर अगर जारी रहा तो नीति आयोग ने भी कहा था इन शहरों में 2030 में बेहद पानी की कमी हो जाएगी। असुरक्षित पानी के चलते हर साल करीब 2 लाख की मौत हो जाती है, यानी कि सिर्फ पानी का संकट ही नहीं है बल्कि असुरक्षित पानी भी एक बड़ी समस्या है। लगभग 3/4 घरों में पीने का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। इसीलिए वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि पानी का जल अगर सुरक्षित रखना है तो रेन वाटर को पकड़ना जरूरी होगा। इसलिए कैच द रेन का स्लोगन उन्होंने दिया है। और पीएस दुबे साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने जल संरक्षण कार्यकर्ता भी हैं और जल मामलों के जानकार भी हैं। दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज प्रधानमंत्री ने कैच द रेन स्लोगन दिया है। सर, हम जानते हैं कि बारिश होती है, भूजल को रिचार्ज होने के लिए बारिश का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुप्रबंधन के चलते बारिश का पानी सीधे समंदर में, नदियों में मिल जाता है। कैसे संरक्षित करें सर इस वर्षा के पानी को? देखिए, जो अभी जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है उसका जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है उसके बेसिस पे ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, ये 2 चीज़ों को महत्व दिया गया है और इस पे जल को क्या वैल्यू देनी चाहिए और कितना उसको वैल्यू और कितना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये उसके लिए ये दिवस मनाया गया है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कई बारी मैंने बोला कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और पानी वेस्ट जो हो रहा है उसको हमें वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। स्पेशली जो हम बात करते हैं जिस प्रकार से टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और उससे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो रिट्रीट हो रहे हैं और रिट्रीट होने से जो हमारी नदियां हैं वो पेरिनियल रिवर्स से सीजनल रिवर्स बन रही हैं और धीरे धीरे उनके स्रोत जो है वो ग्लेशियर्स से हट के जो है नीचे आते जा रहे हैं। तो खाली पानी का जो बारिश का पानी है वही उसके अंदर जाता है और जो ग्लेशियर्स का पानी है वो सीधा वहाँ से निकल के हमारे जो है क्या कहते हैं समुद्र के अंदर चला जाता है। हम इसको संरक्षण करने के लिए जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा वो एक सबसे बड़ा उपाय है कि हम किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग करें। वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन जब तक वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ वाटर सेफ्टी नहीं होगी, पानी को बचा के नहीं रखा जाएगा, पानी को एक कॉमोडिटी की तरह, जैसे इकोनॉमिक कॉमोडिटी होती है, जैसे आप अपना सोना संभाल के रखते हैं, वैसे अगर आप पानी को संभाल के नहीं रखेंगे और उसी तरह से उसको कम यूज़ करेंगे, जैसे आप बाहर जाते हैं तो उसको पहनते हैं तो खाली आभूषण की तरह पहनते हैं, इसी तरह से पानी की जब ज़रूरत हो तभी आप उसको इस्तेमाल करें। ये एक बहुत बड़ा इसका उपाय है और इसके लिए कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वाटर रिसोर्सेज ने, NGOs ने मिलकर कई प्लान्स भी बनाई हैं, पर ये वाटर मैनेजमेंट जो है हो नहीं पाता है क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है अर्बन एरिया और रूरल एरियाज़ में ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं और रिचार्ज कोई नहीं करता है।
तो जो प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री मोदी जी ने कहा कि हमें कैच द वाटर, पानी को किस तरह से हम कैच करें और किस तरह से रेन वाटर को कैच करें और उसको किस तरह से हम अपनी वाटर टेबल दिया ही है। लेकिन आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है कि जब तक पानी को आपने कमोडिटी नहीं समझा, अपना एक एसेट की तरह उसको ट्रीट नहीं किया, तो शायद बात नहीं बन जाएगी। इसलिए इसमें सरकारों की भागीदारी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जन जन की भागीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दुबे हमसे बातचीत करने के लिए, इंडिया 360 का हिस्सा बनने के लिए। तो ये थी आज की कवर स्टोरीज, और अब देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। लोकसभा से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पास हो गया है। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर बीते दिनों खूब राजनीति हुई है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बदलाव किए हैं। दिल्ली में शराब पीने के लिए अब कानूनी उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, पहले 25 थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी अभियान बढ़ाने के लिए राहुल गांधी सोमवार को राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। तमिलनाडु में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए चेन्नई में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता दिखा, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में रिकवरी आई और खरीदारी को सहारा मिला। एक वक्त निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे था, मगर बंद होते होते ये 140 पॉइंट रिकवर कर गया और महज 8 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी करीब 550 पॉइंट टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो निचले स्तरों से रिकवर करने में कामयाब रहा, हालांकि बंद होते तक इसमें मार्जिनल लॉस जरूर दिखा। और अब बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की। देखते हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक में कैसा कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजारों में हफ्ते की शुरुआत धीमी रही है। डाउ जोन्स हल्की बढ़त पर है, हालांकि नैस्डैक में अच्छा उछाल दिख रहा है। 1.5% के आसपास हाँ नैस्डैक में कारोबार चल रहा है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। और इसके अलावा अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो तेज़ी के साथ इसमें सुस्त शुरुआत दिख रही है। रात की बात यह है कि शुक्रवार को आई गिरावट से बाजार उबर गए हैं। ये फिलहाल लेटेस्ट आपका कारोबार टीवी स्क्रीन पर। तो हरे निशान में अमेरिकी बाजार कारोबार कर रहे हैं। इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आई, निफ्टी 140 अंक बढ़ा, लेकिन अब चिंता ये है कि एफआईएस के जो आंकड़े शाम तक आए हैं संदीप जी, उसमें उन्होंने बिकवाली की है। ऐसे में कल कुछ रिकवरी देख रहे हैं आप या दबाव बना रहेगा? नहीं, देखिए मार्केट सर्टेनली बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो गया। जिस तरीके से फ्राइडे के दिन भी अच्छा पुल बैक आया और जिस तरीके से इतने नीचे टूटने के बाद और बढ़िया रिकवरी के साथ बंद हुआ, और आज भी नीचे के लेवल्स पे आने के बाद और वापस से रिकवरी, और पूरे दिन में देखिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए एक्शन है और एफआईआई के भी मिले जुले आंकड़े हैं। आज कैश मार्केट में थोड़ी सेलिंग जरूर है, बट जिस तरीके से यूरोपियन मार्केट दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो कि लास्ट वीक काफी टूटे, वहां पे ध्यान दें। और कहीं ना कहीं देखिए कोरोना के केसेस अब बढ़ के आ रहे हैं, उस चीज का थोड़ा बहुत नर्वसनेस जरूर आता है मार्केट में। बट एफएमसीजी स्टॉक्स ने आज जिस तरीके से परफॉर्म किया, तो आज अच्छी खासी रिकवरी में रोल उन्होंने प्ले किया। फिर आईटी स्टॉक्स ने भी प्ले किया, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट में डिफेंसिव की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बट मूडीज ने भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ को लेकर, यूएस ने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए जोरेम पॉवेल ने। तो मुझे लगता है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में रहें, क्वालिटी स्टॉक्स को लेके काम करने की ही मार्केट है। कल भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट स्ट्रांग ही रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम विश्लेषण के लिए मार्केट का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एनएसई की बात, एनएसई में हुए हॉल्ट के बाद से ही सेबी कुछ ज्यादा ही सतर्क दिख रहा है। आज मार्केट रेगुलेटर सेबी ने तकनीकी खामी से निपटने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेन सेंटर में खामी आने पर 45 मिनट के भीतर रिकवरी साइट पर पूरे कारोबार को शिफ्ट करना होगा। इस शिफ्टिंग के आदेश को लागू करने के लिए एक्सचेंजेस को 90 दिन का वक्त दिया गया है। इसके लिए उसने एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को निर्देश दिया है। उधर एनएसई ने भी कहा है कि उसने टेलीकॉम कनेक्शन और सिस्टम को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।